हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो चलो 9th क्लास का बेटा अगला चैप्टर लेके आए हैं, ग्रेविटेशन आपके लिए। 9th क्लास का ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज से। साउंड चैप्टर इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको, आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 9th क्लास का आज पढ़ाएंगे बेटा चैप्टर ग्रेविटेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से। और जो चैप्टर का नाम है वही हमारी चैप्टर की पहली हेडिंग है, व्हाट इज ग्रेविटेशन। क्या है ग्रेविटेशन। देखो बेटा, ग्रेविटेशन क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को। पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट लो, पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं। फिर से बताता हूं, पूरे यूनिवर्स के अंदर बेटा, पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बेटा, वो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन, दो ऑब्जेक्ट किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यही तो ग्रेविटेशन है। पूरे यूनिवर्स में देखो, डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है m1। कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये ऑब्जेक्ट इसे अपनी तरफ खींच रहा है, किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेटा ग्रेविटेशन कहते हैं। पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, अगर उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, वही तो ग्रेविटेशन है। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन लिखता हूं इसकी, आपको क्लियर हो जाएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between two objects in whole universe। पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं बेटा? ग्रेविटेशन। बेटा ये एक नेचुरल फोर्स है, ये एक नेचुरल फंडामेंटल फोर्स है। इसको फंडामेंटल फोर्स के अंदर भी गिना जाता है। नेचुरल फंडामेंटल फोर्स है जो हमें नेचर से मिली है। नेचुरली ही ये फोर्स हमेशा एक्ट करती है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स है जिससे वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। इसी फोर्स को बेटा ग्रेविटेशन कहते हैं। The force of attraction between two objects in whole universe। पूरे यूनिवर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। क्लियर? चलो, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बेटा, ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींच रहा है, एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स ही होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगी। रिपल्शन कभी नहीं होगा इन दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को धकेलेगा, पीछे धक्का देगा, या ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को धक्का देगा। रिपल्सिव फोर्स कभी नहीं होती ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हमेशा और हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसलिए इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन होल यूनिवर्स। बात समझ आई? दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। क्लियर? कोई दिक्कत? अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, जब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, लाइव एग्जांपल लेते हैं। पूरे यूनिवर्स के अंदर तो जुपिटर भी है, जुपिटर प्लेनेट, और मैं भी हूं। क्या जुपिटर मुझे खींच रहा है और मैं जुपिटर को खींच रहा हूं? बिल्कुल खींच रहे हैं, बिल्कुल खींच रहे हैं बेटा। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ही होगी, होगी ही होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे और जुपिटर प्लेनेट के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम है, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा कम है कि वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, रियल लाइफ में महसूस नहीं कर पा रहे उसको। बात समझ आई? क्योंकि यहां अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है भाई। अर्थ और मेरे बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच के रखे हुए है, ये भी तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ग्रेविटी कहते हैं, ग्रेविटेशन का ही पार्ट है, भी बताऊंगा। ये फोर्स इतनी ज्यादा है कि मेरे ऊपर उस जुपिटर की फोर्स का या किसी दूसरे, भाई मैं हूं, आप हो, मेरे सामने हो, है ना, आप सपोज वहां बैठे हो, मैं यहां हूं, हमारे बीच में भी तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशन बिल्कुल होगा। लेकिन ये फोर्स इतनी कम है इस फोर्स के कंपैरिजन में। अर्थ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये फोर्स ज्यादा है। आप मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो या मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं, ग्रेविटेशन जो है ये फोर्स कम है, इसलिए हम इसको महसूस नहीं कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है, यहाँ ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में हम बैठे हुए हैं, वो बात अलग है। लेकिन पूरे यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो फिर ग्रेविटी क्या है? चलो ग्रेविटी को भी जान लेते हैं। समझ आया? ग्रेविटेशन समझ आया, अब ग्रेविटी क्या है इसको भी जान लेते हैं। देखो ऐसा ही कुछ ग्रेविटी का काम है, ये पर्टिकुलर अर्थ के लिए है बस, और कुछ नहीं है। जैसे सपोज अर्थ है, ये है हमारी अर्थ। अर्थ और कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसके सरफेस पे या सरफेस के आसपास लाई कर रहे हैं, अर्थ और कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसके सरफेस पे या सरफेस के आसपास लाई कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटी कहते हैं। ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन का ही पार्ट है। अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसी को कहते हैं बेटा ग्रेविटी। तो इसकी भी डेफिनेशन यही है। यहां पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन, अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी। बात एक ही है, फॉर्मूला दोनों का एक ही बनेगा। आगे पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, वो सब चीजें आगे आएंगी, फॉर्मूले वगैरह। तो फॉर्मूला इसका सेम ही रहेगा, चीजें भी सेम ही है। ये भी क्या थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यूनिवर्स में तो ग्रेविटेशन है, अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी, एक ही बात है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही। ग्रेविटी की भी डेफिनेशन लिख देता हूं, टेंशन मत लो। ये भी क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइज ऑन और अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ या उसके सरफेस पे या सरफेस से ऊपर जो ऑब्जेक्ट लाई कर रहे हैं, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन। ये बिल्कुल चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन कुछ नहीं है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटेशन कहते हैं। पूरे यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन, अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी। कोई दिक्कत? इतनी चीजें नोट कर लो, डेफिनेशन नोट कर लो, फिर बताता हूं न्यूटन का लॉ। फटाफट नोट करो इसको। हो गया? चलो, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन की ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है। हम तो समझ रहे थे सर ग्रेविटी और ग्रेविटेशन एक ही बात है, लगभग एक ही बात है, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ग्रेविटेशन, और अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच की बात हो रही है तो ग्रेविटी है। दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां से फॉर्मूला मिला, यहां से कुछ लॉ मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं से फॉर्मूला बनेगा, उस पे न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया। देखो वो लॉ क्या है? ग्रेविटेशन है क्या? दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
चलो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं पहले। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है सपोज r। इतनी बात समझ आई। ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस ग्रेविटेशन फोर्स के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्ट में थोड़ी ना ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, सिंगल ऑब्जेक्ट से नहीं होगा, दो ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट नंबर ए, ऑब्जेक्ट नंबर बी। ए का मास m1, बी का मास m2। दोनों ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर हैं? r डिस्टेंस पर हैं। तो न्यूटन ने क्या कहा कि इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसको हमने ग्रेविटेशन बोला, वो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट पर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो दोनों ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, इन दोनों के जो मास हैं, उन मासेस के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन m1 मल्टीप्लाई m2, इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये फोर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 5 किलोग्राम का, दूसरा भी 5 किलोग्राम का, इनके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। दूसरा एग्जांपल, एक मास है 500 किलोग्राम का, दूसरा मास है 500 किलोग्राम का, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। किसकी ज्यादा होगी? जिसका मास ज्यादा होगा। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई ना। प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। इसका एग्जांपल, मेरे और आपके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लो, और मेरे और अर्थ के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो कैसे चुंबक की तरह चिपकाया हुआ है ना। अर्थ सरफेस पे एकदम हम चिपके हुए हैं। ऊपर जा अगर कूदने की कोशिश भी करें फिर भी हमें अपनी तरफ खींचती है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स से तो खींचती है, ये तो ग्रेविटी है। तो जितना मास, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, हमारा मास कम है। भाई हम आपस में अगर बात करें, मेरा और आपका मास देखो, और मेरा और अर्थ का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लिया तो अर्थ का मास देखो कितना ज्यादा है। तो जितना मास ज्यादा उतनी फोर्स भी ज्यादा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस। जिन दोनों मासेस के बीच में, जिन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर रहे हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट पर ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज्यादा मास बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये फोर्स बढ़ेगी। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, याद रखना, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, where m1 is mass of object first and m2 is mass of object second। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पहली इक्वेशन में। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत? चलो सेकंड इक्वेशन देखो। सेकंड चीज न्यूटन ने, सेकंड स्टेटमेंट क्या दी? न्यूटन ने बोला कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये फोर्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? आर को अगर बढ़ाओगे तो एफ घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सीधा सीधा होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा रिलेशन होता है। अब आर अगर बढ़ाओगे तो फोर्स घटा रहे हो। इसका भी एग्जांपल देखो, दो ऑब्जेक्ट हैं ए बी, सपोज 100 मीटर पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इन्हीं दो ऑब्जेक्ट को उठा के आप, मैं कह रहा हूं 10,000 मीटर पे रख दो, दूर ले जाओ इनको। दोनों ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा दूर लेके जाओगे, उन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम हो जाएगी। प्रैक्टिकली समझो चीजों को, बिल्कुल प्रैक्टिकली। दोनों का मास बढ़ाया, फोर्स बढ़ी, पहली इक्वेशन। अब दोनों ऑब्जेक्ट को दूर कर रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। दोनों ऑब्जेक्ट को दूर कर रहे हो तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पास आने की, एक दूसरे को खींचने की, वो कम हो जाएगी। तो भाई तुम दोनों को दूर कर रहे हो ना, तुमने आर बढ़ा दी, डिस्टेंस बढ़ा दी,
आर अगर बढ़ेगा तो दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन यहीं से आ रही है। अब स्क्वायर क्यों, खाली आर क्यों नहीं? स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ खैर चलो तुम्हारे सिलेबस का है नहीं, चलो ऐसे याद रखना। देखो तरीका बताता हूं। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है फोर्स से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ऑब्जेक्ट भी तो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसके लिए भी ये आर है, डिस्टेंस आर डिस्टेंस से खींच रहा है, ये भी इसको आर डिस्टेंस से खींच रहा है। ऐसे याद रखना, इनवर्स स्क्वायर लो, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर को तुम बढ़ाओगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो फोर्स घटेगी, दोनों के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। इसको इनवर्स स्क्वायर लो बोलते हैं। बात समझ आई? दूसरी इक्वेशन क्लियर? पहली इक्वेशन से पता चलता है मासेस के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी। दूसरी इक्वेशन से पता चलता है जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ाओगे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की तो फोर्स घटेगी। इन दोनों इक्वेशन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो अब मैं बोलूं ऑन कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यही होगा। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने का मतलब दोनों इक्वेशन को मिला के लिख दिया। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। अब ये क्या है बीच में? ये बीच में है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के अगर हमें इज इक्वल्स टू लगाना है तो यहां कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर जब भी कोई इज इक्वल्स टू लगाएंगे हम तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, यहां वो कांस्टेंट ऐड हुआ कैपिटल G, बाकी एज इट इज m1 m2 बाय r स्क्वायर एज इट इज। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी, उन सब का फॉर्मूला। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला बन के आ गया है, जो कि किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। कोई दिक्कत? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बात अब ये आती है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने हटाया तो यहां एक कांस्टेंट ऐड हुआ है कैपिटल G। कैपिटल G एक कांस्टेंट ऐड हुआ है। अब ये कांस्टेंट क्यों ऐड हुआ, इसको क्यों याद रखा जाए, ये क्या चीज है, इसका भी एक तरीका बताता हूं। देखो एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। आपका और आपके दोस्त का मैच हो गया है ना, सपोज बॉक्सिंग का मैच हो गया या कबड्डी का मैच हो गया या क्रिकेट का मैच हो गया, अपनी अपनी टीम को ले आओ तो कहीं खेलोगे। मैच हो गया, मैच कोई अब मुंह जबानी थोड़ी ना खेला जाएगा, मैच खेलने के लिए आपको ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड चाहिए ना। तो ऐसे ही जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स को निकाल रहे थे तो एक वैल्यू निकल के आई जो वैल्यू इंपैक्ट कर रही थी हर बार। भाई डायरेक्टली तो फोर्स निकल नहीं सकती, या तुम सपोज तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का कबड्डी का कोई मैच हो गया, मैच हो गया तो तुम्हें ग्राउंड चाहिए ना, तुम्हें अखाड़ा चाहिए कबड्डी खेलने के लिए या बॉक्सिंग के लिए कोर्ट चाहिए, है ना, किसी भी मैच करने के लिए कोर्ट चाहिए। तो ऐसे इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जब हम फोर्स निकाल रहे थे तो आसपास जो सराउंडिंग थी उनका कुछ इफेक्ट था, वही इफेक्ट इस G को समझ लो आप, यही है वो कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाया तो एक कांस्टेंट ऐड हुआ कैपिटल G, दैट इज कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों बोला गया? इसको यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती। अभी बताऊंगा कितनी होती है, चिंता मत करो। नाम देखो पहले इसका, यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी। कैपिटल G की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इस बात को याद रखना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था, कांस्टेंट ऐड हुआ था, तो ये कांस्टेंट है पहली बात। तो
कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और यूनिवर्सल इसलिए पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती। चाहे अर्थ और सन के बीच में निकाल लो, चाहे अर्थ और मेरे बीच में निकाल लो, मेरे और आपके बीच में निकाल लो, मेरे और जुपिटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल लो, कैपिटल जी कांस्टेंट ही रहेगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू आपको लिखवा देता हूं मैं, देखो यहां लिख देता हूं नीचे, चलो जगह है नीचे लिख देते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या सर कितनी बड़ी सी वैल्यू लिखवा दी? बड़ी नहीं है बेटा, देखो 10⁻11, 10⁻11 का मतलब 0.0000 11 बार 01, वो 10 बार 01। 10⁻11 का मतलब है 0.00000। बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं तो सराउंडिंग का कुछ मामूली सा जो इफेक्ट पड़ता है वही कांस्टेंट है, ऐसे समझ लो इस चीज को, है ना। तो ये कांस्टेंट हर बार इस फॉर्मूले में रहेगा ही रहेगा, हमेशा हमेशा जी की वैल्यू इस फॉर्मूले में फिक्स रहेगी। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में। कभी भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला ये लगाते हो तो ये जी की वैल्यू बिल्कुल फिक्स है। कितनी है याद कर लेना, इसको याद रहनी चाहिए, सभी फॉर्मूले सभी न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट कैसे बनी? चलो यूनिट भी तुम्हें बनाना सिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव होके आया फोर्स का। यहां से अगर हम जी का फॉर्मूला बनाएं तो जी का फॉर्मूला बनेगा, जी का फॉर्मूला बनाना है, आर स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, m1 m2 नीचे डिवाइड में आएंगे, तो जी का फॉर्मूला बनेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यही बनेगा जी का फॉर्मूला। इससे जरा यूनिट बनाओ, ऐसा यूनिट क्या बनेगी? फोर्स की होती है न्यूटन, आर यानी रेडियस मीटर स्क्वायर अपॉन मास किलोग्राम, दूसरा मास किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर नहीं बनी? देखो यही तो लिखी है मैंने, कोई धोखाधड़ी नहीं है। फिजिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, हर चीज का प्रूफ है। ये यूनिट यहां से बनी है, जो फॉर्मूला बनाया था यहीं से जी का फॉर्मूला बना लो, इन सब की यूनिट रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपिटल जी जो हमारा कांस्टेंट निकल के आया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू है, फिक्स होती है, आपको याद करनी है और हमेशा सेम रहेगी, फिक्स ही रहेगी, किसी भी पॉइंट पे निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है पूरे यूनिवर्स में। और ये इसकी यूनिट यहां से बनाई। इतनी बात फटाफट नोट कर लो, एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं फिर इस पे, जल्दी नोट करो। हो गया बेटा नोट? चलो अब एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा, है ना, फॉर्मूला फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, चलो इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं एक दो। साइड में पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं जो न्यूटन से हमें मिला, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, इसको मैं साइड में लिख देता हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू जी m1 m2 by r square. Here the value of capital G is fixed, universal constant है, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 किलोग्राम, ठीक है। आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास भी 1 किलोग्राम है, और सपोज दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये एक एग्जांपल है कि एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास है 1 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है बी जिसका मास भी है 1 किलोग्राम, और दोनों ऑब्जेक्ट 1 मीटर अपार्ट दूर रखे हुए हैं, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। तो यहां से अगर हम पहले गिवन लिखें, यहां से अगर हम पहले गिवन लिखें तो m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना है 1 किलोग्राम, m2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट कितना है 1 किलोग्राम, r क्या होता था, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, कोई दिक्कत। इसके अलावा g की वैल्यू फिक्स होती है,
और क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी। एफ का फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, सारी वैल्यूज रख दो। कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगी। बताइए 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 हमारे पास 1 है, इंटू m2 हमारे पास 1 है, अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, मल्टीप्लाई में 1 है, डिवाइड में 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फोर्स आ गई 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। बहुत इजी सा एग्जाम्पल था, जो जी की वैल्यू है वही सेम आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमारी तीनों वैल्यू तो 1 1 1 थी, मास भी 1 था, मास 2 भी 1 था, रेडियस दोनों के बीच की डिस्टेंस भी 1 थी, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा, जो जी की वैल्यू थी वही उतनी ही फोर्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जितनी जी की वैल्यू है अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में उतनी फोर्स है, तो एक ऐसी कंडीशन बनेगी, देखो ये वाली कंडीशन तो है ये, जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 1 किलोग्राम है और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी की वैल्यू के बराबर हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसको रफ कर दें, नोट कर लिया होगा, कर लो आराम से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1000 किलोग्राम और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 500 किलोग्राम और दोनों के बीच में डिस्टेंस है सपोज 200 मीटर, है ना। और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी या ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, ये पूछा है। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन लिखने की हैबिट जरूर बनाया करो, 9th-10th के बच्चे हो, है ना। गिवन लिखने की हैबिट जरूर बनाया करो, न्यूमेरिकल्स करने थोड़े इजी हो जाएंगे, अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको। तो गिवन लिखो, पहले ऑब्जेक्ट का मास 1000 किलोग्राम, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 500 किलोग्राम, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस यानी आर 200 मीटर। जी की वैल्यू फिक्स होती है, फोर्स का फॉर्मूला ये रहा, फटाफट बताओ। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय m1, m1 की वैल्यू है 1000 मल्टीप्लाई बाय m2, m2 की वैल्यू है 500 अपॉन r का स्क्वायर, r का स्क्वायर, r कितनी है, r है हमारे पास 200, उसका स्क्वायर यानी 2 बार लिख लें, 200 इंटू 200। 2 बार इसलिए लिख रहा हूं, काट 0 0 काटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 2 0 से यहां हमारे पास 2 0 कट रही है, इन 2 0 से ये 2 0 कट गई, बचा क्या हमारे पास, फोर्स आ गई 6.67 इंटू 10 इंटू 5 50 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 2 जा 4। आगे और भी कट जाएगा, 2 से कटा 25, ये आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 6.67 अपॉन 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन। इसको तो सॉल्व कर लोगे अब इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मैं ही कर देता हूँ, ये देखो 2 से 25 कटा 12.5 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन, है ना। आगे क्या करना है, 12.5 के 6.67 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आए इंटू 10⁻11 न्यूटन, ये होगा आपका फाइनल आंसर। फोर्स का मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, कर लो। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं और एग्जांपल। बात समझ आ रही है कैसे इस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं, कैसे हम जी की वैल्यू रख रहे हैं, क्या मास 1 है, क्या मास 2 है, आर क्या है। अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल कुछ ऐसा है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल, उसी एग्जांपल को उठाते हैं। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फाइंड द फोर्स ऑफ attraction between अर्थ एंड मून।
एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही क्वेश्चन है। अर्थ और मून दोनों को आप अच्छे से जानते हो। अर्थ हमारी पृथ्वी, मून चांद। अर्थ और मून के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है। चलो निकालते हैं। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? अर्थ का मास चाहिए, मून का मास चाहिए, अर्थ और मून तक की डिस्टेंस चाहिए। चलो तीनों चीजें देता हूं, वैसे तो याद होंगी आपको, या याद कर लेना या क्वेश्चन में गिवन होगी। वैसे याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आगे भी काम आएगी। मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम के आसपास। मास ऑफ मून होता है आपका 7.2 × 10⁻22 किलोग्राम। और आर क्या था? आर था दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, यानी अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस। अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस होती है बेटा 3.84 × 10⁻5 और 3 8 मीटर। 3,84,000 किलोमीटर अर्थ से मून तक की डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करके मैंने लिख दिया 3.84 × 10⁸ मीटर। ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज। याद नहीं है तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होंगी, बट फिर भी आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। चलो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स निकालते हैं फटाफट। G m1 m2/r²। G कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स होती है 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, किसी को भी मान लो, सपोज अर्थ है, 6 × 10⁻24 इंटू मास 2 मून 7.2 × 10⁻22 अपॉन रेडियस r का स्क्वायर। रेडियस नहीं, r क्या है यहाँ? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। r क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। ये r है अर्थ से लेके मून तक की डिस्टेंस। em लिख दिया मैंने यहाँ पे। REM का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, फिक्स है। अपॉन में क्या आता है? r का स्क्वायर, यानी 3.84 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमने अच्छे से पुट कर दी। अब इसको करना है सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं। 6.67। अरे अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, 10 की पावर अलग निकाल लो, और जिनके पास 10 की पावर नहीं है वो अलग लिख लो। देखो कैसे, 6.67 इंटू 6, 10 की पावर अभी छोड़ दो, इंटू 7.2, ये सब एक साथ, अपॉन 3.84 का स्क्वायर 2 बार लिख ले, यानी 3.84 इंटू 3.84, काटने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब 10 की पावर अलग लिखो, बिल्कुल ऊपर है 10 की पावर -11, 10 की पावर +24, 10 की पावर +22, 8 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 16, 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर है। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 की पावर 16, 8 2 जा 16। याद रखना इस कंसेप्ट को, कभी यहाँ 8 का स्क्वायर 10 की पावर 64 लिख दो, नहीं। इतनी मैथमेटिक्स तो जानते हो थोड़ी सी। पावर की पावर मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, 10 की पावर कितनी हो गई? स्क्वायर करके 16। अब देखो आगे कैसे सोल्व करना। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये हुआ 667 इंटू 6 इंटू 7.2 अपॉन 384 इंटू 3.84। इस पूरे को सॉल्व करना आसान है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 10 की पावर देखो, 10 की पावर -11, 10 की पावर 24, 10 की पावर 22, और ये जो डिनोमिनेटर में है ना बेटा 10 की पावर प्लस की 16, इसको भी ऊपर न्यूमरेटर में ले आओ। याद रखना, जो डिनोमिनेटर में है 10 की पावर 16, इसको भी आप अगर ऊपर ले आओगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -16। कोई दिक्कत हो जाएगा इतना काम, इस बात को अच्छे से जानते हो। 10 की पावर +16 है तो ऊपर आके -16 हो जाएगी, नीचे -16 होती तो ऊपर आके +16 हो जाती। 10 की पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 10 की पावर 16 को हम ऊपर ले आए न्यूमरेटर में, तो ये हो गया 10 की पावर -16। चलो अब इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व कर लेना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है।
इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके कुछ आंसर आ जाएगा, है ना, वो आप सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूं। इनटू 10 की पावर देखो कैसे सॉल्व होगी। अब देखो 10 की पावर -11, 10 की पावर +24, 10 की पावर +22 और 10 की पावर -16। चारों में देखो बेस सेम है, 10 10 10 10, ये जितनी भी पावर्स बन रही है हमारी सबका बेस सेम है बेटा, 10 10 10 10, और बेस सेम तो पावर ऐड। इस चीज को आप 5th 6th क्लास से पढ़ रहे हो, बेस सेम पावर ऐड। तो यहां हो जाएगी 10 की पावर -11 +24 +22 और -16, बेस सेम तो सारी पावर ऐड हो गई विद साइन, कोई दिक्कत? चलो आगे चलो। f इज इक्वल्स टू, यहां जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर आ रहा होगा वो लिख लेना, इनटू 10 की पावर देखो कितनी बनी, माइनस की 11, माइनस की 16, माइनस की 27 और 24 और 22, 24 और 22 46, और 46 में से 27 गए, कितनी बची, 10 की पावर प्लस की 19 न्यूटन। ये बनेगा आपका आंसर। यहां मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आ रहा हो उसको इस बॉक्स में लिख लेना, और यहां भी, और इनटू 10 की पावर प्लस का 19, ये होगा इसका फाइनल आंसर। ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। नोट कर लो फटाफट। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं बेटा, इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, इसी के जैसा सेम। ठीक है, घर से करना है आपको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है अर्थ और सन के बीच की। अर्थ और सन के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क में। होमवर्क करना है आज, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम एज इट इज ये क्वेश्चन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ और सन के बीच में निकालनी है। वैल्यूज बुक में मिल जाएंगी, याद भी होनी चाहिए, मैं लिख भी देता हूं, वैल्यू भी देता हूं आपको। मास ऑफ अर्थ अभी यूज किया था 6 × 10⁻24 किलोग्राम। मास ऑफ सन, इस बार मून नहीं है, इस क्वेश्चन में सन है, सन और अर्थ के बीच की फोर्स निकालनी है। चलो, मास ऑफ सन होता है बेटा 2 × 10⁻30 किलोग्राम। और क्या चाहिए, और चाहिए सर दोनों के बीच की डिस्टेंस। दोनों के बीच की डिस्टेंस दे देते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये सारी वैल्यूज मैंने आपको दे दी हैं, और इस क्वेश्चन को होमवर्क में आपको करना है। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन कितना निकल के आया। ये तीनों वैल्यू जो चाहिए होती हैं फॉर्मूले में वो मैंने दे दिए। बाकी जी की वैल्यू फिक्स होती है, फॉर्मूले में यही पुट होगी। बाकी 3 वैल्यू ये रही। ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए इसका, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए बेटा।